नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः सुपर होम्स के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। बहुत संघर्षों के बाद 2 बार के संघर्षों के बाद लाइट आई है, तो क्लास दोबारा रिकॉर्ड हो रही है। चलिए, कोई बात नहीं, संघर्ष इधर से भी जारी है, आपकी तरफ से भी जारी होना चाहिए और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, विश्वास रखिए अपने ऊपर कि आपका सिलेक्शन होगा ज़रूर, ठीक है? बस वो निरंतरता होनी चाहिए ताकि चीज़ें लगें आपको भी अनुभव होता रहे और कॉन्फिडेंस आता रहे, ठीक है? चलिए, तो इसके पहले वाले सेशन में हमने क्या किया था कि बीपीएसपी और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से जुड़े जितने प्रश्न आए हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो हमने सारे कवर कर दिए, ठीक? अब उसके आगे हमने क्या किया था, हमने बोला था कि हम कंटेंट सिर्फ सेपरेट अलग से कंटेंट डिस्कस नहीं करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन अलग से करें, इस तरह से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से ही कंटेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और रील वाली जो आदत है ना तुरंत ऊपर करने की, कि तुरंत रील आया, मजा नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इस तरह से ना जाए, ठीक है? अब जो लोग आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको भी लग रहा होगा क्या शुरू कर दिया भाई साहब। भाई साहब, उनके लिए ये है कि आपको इसके पहले की क्लासेस चाहिए, उनके पहले के क्वेश्चंस वीडियो चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ से जा सकते हैं, ले सकते हैं आप या सुफल होम्स टेलीग्राम पे टाइप करेंगे आप, सुफल होम्स। टेलीग्राम पर टाइप करेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है? वहाँ जॉइन हो जाइए, हर एक क्लास का वीडियो वहाँ डाला जाता है और जो भी क्वेश्चंस के पीडीएफ रहते हैं या जो अन्य जानकारी रहती है, जो भी समस्या है आपके, है ना? वो चीज़ें वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, मैसेज करना वहाँ अलाउ है, ठीक है? तो उसी क्रम में आप भी उम्मीद बनाइए, हम भी उम्मीद करते हैं कि लाइट ना जाए, ठीक है? और क्लास पूरी रिकॉर्ड हो जाए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? रुकिएगा, रुकिएगा। विषय दिख रही होंगी आपको, ठीक है? तो आज हम संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? पहली बात हमें समझना होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है क्या? अब देखिए यहाँ पर कुछ भाग मत जाइए, बोलेंगे तुरंत क्वेश्चन कराओ यार, क्वेश्चन कराओ, आंसर कराओ सीधे। ऐसे नहीं होता है। आप क्वेश्चन आंसर कर तो लेंगे, फटाफट मैं जितने क्वेश्चन है फटाफट एक बाद एक आंसर बोलता जाऊँ और करते जाएँ उसको हम लोग, लेकिन मजा नहीं आएगा, वो चीजें दिमाग में रुकेंगी नहीं आपके। दिमाग में रोकना है तो उसको प्रोसेस करिए, 2 मिनट समय दीजिए, 1 मिनट समय दीजिए उस पर, तो चीजें कम बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसमें क्या लिखा है? अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट, एससी वर्ग, ठीक? फिर एसटी वर्ग, अनुसूचित जनजाति, ट्राइब मतलब क्या होता है? जनजाति। फिर एक होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक? और पूरे यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है? चलिए, तो अच्छा बताइएगा कि ओबीसी जो है किस आयोग ने, किस मंडल ने, अ, अब नाम ही बोल दिया मैंने, मंडल आयोग ने, ठीक है? तो किसने, मंडल आयोग के ने ही इसको दिया था, ठीक है? चलिए, कब दिया था आप बताएंगे, सन बताइए कमेंट बॉक्स में, सन बताइए, क्योंकि ये हमने पहले जो पहले की क्लासेस कर चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? उनको हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में। अब इसको मिटा क्यों दिया हमने? अब देखिए एससी की बात, एसटी की बात, अब ये आयोग करता क्या है? आयोग क्या करता है कि जितने भी मतलब इन समुदाय में आते हैं, इन अलग-अलग समुदायों में आते हैं, उनके अधिकारों से जुड़े जितनी बातें हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है ना? उनके साथ जो भी उनके कल्याणकारी कार्य करने हैं, उनके उत्थान के लिए जो कार्य करने हैं, उन सब चीज़ों के लिए कार्य जो है वो आयोग देखेगा, ठीक है? वो चीज़ें आयोग देखेगा। अब इनका प्रावधान भी किया गया है संविधान में। ये किसमें है? अनुच्छेद 338 में है। ये भाई साहब किसमें है? अनुच्छेद 338 ए में है। ये किसमें है? अनुच्छेद 338 बी में है। ध्यान रहेगा ये चीज़, ठीक है? 38, 38 ए, 38 बी, 338 बी, ठीक है? ध्यान रहेगा? चलिए, तो ये बात हो गई इन आयोगों की। अब नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन करते हैं नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति। चलिए, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्थिक मांग आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है जो आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है, ठीक है? अब जिनको स्मार्ट बोर्ड वाली फीलिंग ना आ रही हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मिटाते वक्त छोड़ करके बाकी जो समय है उसमें अगर स्मार्ट बोर्ड वाली फीलिंग ना आ रही हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक?
अपने विचार रखिए। प्रस्तावना में भी लिखा गया है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो कौन है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, इसको बस याद रखना है आपको, और ज्यादा कुछ सीखना नहीं है इसमें। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक, ध्यान रहेगा। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए। तो 212 नंबर क्वेश्चन, 212 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम, यानी कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। पहली बात देखिए, प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम का डर नहीं जाना है, प्रोटेम स्पीकर याद करना है, प्रोटेम स्पीकर याद करना है, प्रोटेम स्पीकर याद करना है, ऐसे नहीं। रिलैक्स होइए, काम डाउन होइए, बिल्कुल शांति। प्रोटेम एक शब्द ही है, कोई नया शब्द सीखते हैं, जैसे ये नया शब्द सीख लीजिए। प्रोटेम स्पीकर मतलब कुछ समय के लिए स्पीकर है। अब कुछ समय के लिए मतलब क्या, जब भी लोकसभा नई गठन होती है, तो जब जो लोग चुन के आए हैं उनमें से पहले तो अध्यक्ष चुन के नहीं आता है, वो सिर्फ एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। तो उस अध्यक्ष, लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, उसके चुनाव के लिए ही अब परंपरा क्या है, जो सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य है जो, ठीक है, उसी को क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का काम सिर्फ ये होता है कि वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवा दे। अब चुनाव में कौन, चुनाव कैसे होगा, वहां के जो सदस्यगण है, लोकसभा के जो सदस्य हैं वही उन्हें चुनेंगे उनको। ठीक है, समझ में आ गया। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। ठीक, चलिए। यहाँ पर क्या है, नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति साहब। जब भी राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला देखिए, 213 नंबर, भारतीय संविधान के संदर्भ में भारत के महान्यायवादी की पदावधि क्या है। अब देखिए, महान्यायवादी शब्द आ गया, ठीक है, महान्यायवादी शब्द आ गया। अब कुछ लोग घबरा जाएंगे, महान्यायवादी, महान्यायवादी का होता है, महान्यायवादी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सपाट छोड़ दीजिए दिमाग। क्या होता है, आपका कोई केस हो गया, मान लीजिए आपको, आप मतलब मुकदमे में फंस गए, और अनुच्छेद 39A, जिन्होंने डीपीएससी पढ़ा है उनके, उनको ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद 39A के तहत आपको, अगर आप गरीब हैं तो विधिक सहायता मिलेगी, निःशुल्क विधिक सहायता, उसके रूप में आप सरकारी वकील भी कर सकते हैं। ठीक है, वो निःशुल्क रहता है। ठीक, तो सरकारी वकील आप कर लिए, लेकिन सरकार की, मान लीजिए सरकार के खिलाफ ही किसी ने केस कर दिया, सुना होगा ना आपने, फलाना बनाम भारत संघ वाद, सुना होगा ना इस तरह से। तो अगर मान लीजिए भारत सरकार के खिलाफ ही केस कर दिया, भारत सरकार को केस लड़ना सुप्रीम कोर्ट में, किसी न्यायालय में, तो उसको कौन, उसका केस कौन लड़ेगा, इसके लिए सरकारी वकील रखा गया है। सर्वप्रथम वकील, भारत सरकार का सर्वप्रथम वकील कौन होता है, महान्यायवादी। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 76 में इसके पद के बारे में बात की गई है कि वो केंद्र का प्रथम जो है विधि अधिकारी होगा, केंद्र का। ठीक है, और ऐसे ही जब केंद्र की बात की गई है तो राज्य को भी लड़ना पड़ता है, फलाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, फलाना बनाम एमपी राज्य, है ना, इस तरह से केरल राज्य बनाम, इस तरह से केस चलते रहते हैं। तो उसकी बात की गई है अनुच्छेद 165, किसमें बात की गई है, राज्य के लिए अनुच्छेद 165 में बात की गई है। ध्यान रहेगा इतना चीज। अब जब केंद्र के लिए 176 अनुच्छेद में, राज्य के लिए 165 में, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये केंद्र वाले जो हैं ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। राज्य वाले राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, ध्यान रहेगा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, अब देखिए, जब ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए, ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए। अब देखिए, एक शब्द सुना होगा ना, प्रसाद पर्यंत। क्या शब्द सुना होगा आपने, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि उनके इच्छानुसार आप उस पद पर बने रहेंगे। अब राष्ट्रपति की बात हो रही है, मतलब मंत्री परिषद है यहाँ पर, ठीक है। जब राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पद पर रहेंगे, मतलब राष्ट्रपति का इच्छा कौन डिसाइड करेगा, मंत्री परिषद। ठीक, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये पद पर रहते हैं, राज्यपाल की इच्छा अनुसार ये पद पर रहते हैं, महाधिवक्ता। अच्छा, इसको महान्यायवादी बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, यहाँ दिख रहा होगा ना, हाँ यहाँ नहीं लिखा है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, इसको महाधिवक्ता बोल देते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछा है, पदावधि क्या है, तो मैंने जब बोला प्रसाद पर्यंत, तो इनका कोई निश्चित अवधि नहीं है, ये प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, जब तक मंत्रिपरिषद चाहेगी, तब तक ये पद पर रहेंगे, नहीं चाहेगी तो नहीं रहेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला सवाल देखिए, घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना। चलिए, तो फोकस नहीं आ रहा है क्या,
214 नंबर क्वेश्चन है, 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? केंद्रीय देखिए 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? एकवर्ष समिति। कौन थी? एकवर्ष समिति। अच्छा देखिए, अभी जब ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में तो केंद्रीय बजट और रेल बजट एक साथ प्रस्तुत होता है। तो ये कैसे हो गया? अलग वाली बात। हम दोनों चीजें देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अलग कब हुआ, वापस शामिल कब हुआ। ठीक? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? एकवर्ष समिति। एकवर्ष समिति। ध्यान रहेगा आपको? चलिए, अब देखिए यहाँ पर 1924 में इसको अलग किया गया था। एकवर्ष समिति के जो है 21 में गठित हुई थी, 24 में उन्होंने बोल दिया कि अलग कर देना चाहिए, तो उन्होंने अलग कर दिया। ठीक है? अब देखिए, इसको जो वापस है, हाँ, यहाँ दिख रहा होगा आपको। वापस 2016 में जो केंद्रीय बजट है, आम बजट और रेलवे बजट दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। ठीक? ध्यान रहेगा? ये एकवर्ष समिति, क्या क्वेश्चन? केंद्रीय बजट से रेल बजट। ठीक है? केंद्रीय बजट से रेल बजट। केंद्रीय बजट में जो है रेल बजट अलग किया गया एकवर्ष समिति की सिफारिश पर। कब? 1924 में। वापस कब जोड़ा गया? 2016 में। वर्तमान में एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, देखिए इसमें क्या बोला गया है? 215 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गणपूर्ति यानी कोरम पूरा करने के लिए राज्यसभा में कितने सदस्य यानी पीठासीन अधिकारी सहित, पीठासीन अधिकारी मतलब जैसे लोकसभा है तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो वहां पर राज्य सभापति जो है वो पीठासीन अधिकारी हो गए, मतलब जो एक तरह से अध्यक्ष है। ठीक? जो पीठ पर बैठ रहे हैं, आपके पीठ पर नहीं, मतलब वो जो एक तरह से जो सीट होती है उनकी, उसको बोला जा रहा है। ठीक है? पहले मिटा देते हैं भाई साहब। चलिए, तो पहली बात समझ लीजिए कि 1/10 1/10 यानी एक दसवां भाग, उसका दसवां भाग चीज समझिए, दसवां भाग होना चाहिए। अब ये बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 100 में बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 100 में इसकी बात की गई है। इसकी कि गणपूर्ति के लिए जो है एक बड़े दसवां भाग होना चाहिए उपस्थित। अब देखिए, इसे मान लीजिए इसमें कहा बोला है? राज्यसभा के लिए। मान लीजिए राज्यसभा की सीट की संख्या कितनी है? 250। कैपेसिटी 250 है ना, वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक? 250 है तो इसका दसवां भाग कितना हो जाएगा? बटे 10 कर दीजिए। गणित पढ़ रहे हैं ना भैरव भैया से? ठीक है, उसे पढ़ते रहिए। तो 10वां भाग हो जाएगा ना, फिर कितने हो गए? 25। तो मतलब 25 सदस्य अगर उपस्थित नहीं है तो उसका जो है सदन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक? कोरम पूरा नहीं हुआ तो सदन आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक? अब मान लीजिए राज्य लोकसभा की बात कर ली जाए। लोकसभा लोकसभा की कैपेसिटी कितनी है? 550। अब कुछ लोग कहेंगे 552 क्यों नहीं है? हम तो 552 पढ़े हैं भाई साहब। अतिथिगण, मान्यवर, सविनय निवेदन है। ठीक? क्या 104वें संविधान संशोधन से तो क्या कर दिया गया है? परिवर्तित करके दो एंग्लो इंडियन का जो सीट था वो हटा दिया गया है। ठीक? अब कितने बचे टोटल? 550। अब इसका 10वां भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 55। यानी लोकसभा की गणपूर्ति के लिए 55 सीट अवेलेबल होनी चाहिए, राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए 25 सीट होनी चाहिए। यहाँ पर पूछा किसका है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा क्या हो जाएगा? 25 सदस्य, यानी ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ध्यान रहेगा? चलिए, अगला देखिए। अगला देखिए, 215 हो गया। 216 नंबर देखिए। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच, संसद के बीच एक कड़ी है। देखिए, यहाँ पर जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, संसदीय समूह का वही एक तरह से क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक? ध्यान रहेगा? चलिए, अगला देखिए। इसमें सिर्फ सिंपल फैक्ट है, उसके अलावा कुछ और जानने की जरूरत नहीं। अगला देखिए, 217। अब देखिए, क्षेत्रीय परिषद वाली बात है। क्षेत्रीय परिषद इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान सुनिएगा इसको। क्षेत्रीय परिषद के सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? अपने अमित शाह जी। कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री जो है इसके, वो सर्वमान्य अध्यक्ष होते हैं। अब क्षेत्रीय परिषद की बात क्या आ गई? क्षेत्रीय परिषद की जो बात है वो देखिए, इसका जो है एक ये पहले बात ये पूछ ले, क्षेत्रीय परिषद जो है वो कैसा कैसा निकाय है? क्षेत्रीय परिषद की क्या बात डायरेक्टली संविधान में की गई है? नहीं।
ठीक है, ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय, डायरेक्टली इसकी बात जो है संविधान में नहीं की गई है, किसी अन्य देखिए वैधानिक निकाय मतलब क्या है? एक होता है वैधानिक निकाय, एक होता है सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय, एक होता है संवैधानिक, एक होता है सांविधानिक। संवैधानिक मतलब होता है जिसकी जैसे यूपीएससी हो गया अपना, लोक सेवा आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इनके आयोग की बात डायरेक्टली अनुच्छेद 312 से 315 वाला इन सब चीज़ में की गई है। संसद के पावर दिया गया 312 के तहत वो इनका गठन करेगा, ठीक? इन सेवाओं का गठन करेगा और लोकसभा, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा की बात 315 में की गई है, ठीक? इसी तरह से क्या ये संवैधानिक निकाय हो गए, यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है? या फिर स्टेट पीएससी, ठीक है? और सांविधिक निकाय मतलब संविधान में कोई ऐसी बात कही गई है जिसको लागू करने के लिए एक विधि बनाया गया, उस विधि में इस आयोग की बात की गई। मतलब संविधान में किसी प्रावधान के तहत संविधान में कोई बात कह दी गई, ठीक? कि ऐसा-ऐसा करना है। अब उस बात को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया गया। वो कानून में बोला गया भाई साहब इसको अगर लागू करना है तो आपको एक आयोग बनाना पड़ेगा। अब वो आयोग क्या हो जाएगा? सांविधिक आयोग हो जाएगा, ठीक? चलिए, अब वैधानिक निकाय क्या है? वैधानिक निकाय ये है कि उसका डायरेक्ट लिंक किसी संविधान में किसी प्रावधान से नहीं है। बस एक रैंडम एक्ट लाया गया, रैंडम क्या मतलब कोई कानून लाया गया, संविधान के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कानून लाया गया। अब उस कानून में किसी की बात है, किसी परिषद, किसी आयोग की या किसी संस्था की बात है, तो क्या हो जाएगा? वैधानिक निकाय हो जाएगा, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया? चलिए, अब क्षेत्रीय परिषद की बात कर ली जाए। एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 का, ठीक है? उसमें बात की गई थी क्षेत्रीय परिषद की, ठीक? तो मूल रूप से उस अधिनियम के तहत 19 यहाँ दिख रहा होगा ना, हाँ। 1956 के तहत जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था आपका, उसके तहत 5 मूल क्षेत्रीय परिषद थे। मूल रूप से 5 मूल रूप से देखिए, मूल रूप से 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन-कौन से? उत्तर, ठीक है? केंद्रीय, दक्षिण। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ उत्तर क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। अब यहाँ पर शब्द जुड़ेगा आंचलिक। क्या शब्द जुड़ेगा? आंचलिक, ठीक है? अब देखिए, पश्चिमी नहीं लिखा ना हमने यहाँ पर, पश्चिमी आंचलिक क्षेत्रीय परिषद, आंचलिक क्षेत्रीय परिषद। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। अब एक पूर्वी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? पूर्वी। लेकिन ये 5 हो गए, छठवां एक जुड़ा था, यहाँ दिख रहा है ना, छठवां एक जुड़ा था, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी आंचलिक परिषद, आंचलिक परिषद, ठीक? अब ये जुड़ा था 1971 में, बाद में जुड़ा है ये। ये पांचों किसमें जुड़े हैं? 1956 में जुड़े हैं, लेकिन लास्ट वाला कब जुड़ा है? 1971 में, ठीक है? चलिए, ध्यान रहेगा। उत्तर, केंद्रीय, दक्षिण, पश्चिमी आंचलिक और ये पूर्वी रह गया यहाँ पर, पूर्वी लिख लीजिएगा। यानी कि बोर्ड में आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। पूर्वी, पश्चिमी आंचलिक, दक्षिण, केंद्रीय, उत्तर और ये उत्तर पूर्वी आंचलिक जो है ये 1971 में आया था, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया? इनके सर्वमान्य अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री, ध्यान रहेगा? चलिए, अगला देखिए। काम नहीं कर रहा है थोड़ा। चीजें जो आपको नहीं मिल रही हो, पहली बार सुन रहे हो, उसको नोट डाउन करते रहिए, है ना? रिवीजन में काम आएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? पहली बात, महान्यायवादी आया तुरंत, तुरंत आप देखिए। क्या आपको अनुच्छेद 73 याद आ रहा है? क्या आपको ये याद आ रहा है कि राज्य के लिए अनुच्छेद 165 के तहत था? क्या आपको ये याद आ रहा है कि महाधिवक्ता बोलते थे उसको? क्या आपको ये याद आ रहा है कि उसको राज्यपाल नियुक्त करते थे और इसका महान्यायवादी का राष्ट्रपति नियुक्त करते थे? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते थे पद और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते थे। उसी प्रकार इनका जो पारिश्रमिक है वो राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। इनका पारिश्रमिक राज्यपाल ही निर्धारित करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करता है? अधिकार किसके पास? राष्ट्रपति के पास, ठीक? चलिए, क्लियर रहेगा? ध्यान रहेगा, वेरी गुड। सब तो आता है आप लोगों को यार, बस आप विश्वास रखिए अपने ऊपर, सब तैयार हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय एकता परिषद, क्या बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? किस वर्ष में आयोजित की गई थी? 1962। कब की गई थी? 1962।
ठीक, इसका गठन हुआ था 1961 में और इसकी बैठक हुई थी पहली कौन? 1962 में। ठीक, अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? उस वक्त तो देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई है? 64 में। जवाहरलाल नेहरू, कुछ तो नहीं आ रहा ना? ठीक, जवाहरलाल नेहरू, ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। और इनके राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया था? 1961 में, और 62 में पहली बैठक हुई थी। ठीक है, मतलब पदेन अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उस वक्त ये प्रधानमंत्री थे, इस वजह से ये अध्यक्ष थे। ठीक, कोई और होता तो कोई और अध्यक्ष होता, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए अगला देखिए। 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया? मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। अब कुछ लोगों को तो आ गया होगा, हंस रहे होंगे, जिनको नहीं आया उनको लग रहा अरे क्या बोल रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे भाई साहब। थोड़ा बैक करके देखेंगे वीडियो, तो अभी हमने मजाक मजाक में कुछ सीख लिया था। क्या सीख लिया था? कि महाधिवक्ता राज्य के लिए पद शब्द इस्तेमाल होता है, केंद्र के लिए महान्यायवादी शब्द इस्तेमाल होता है। केंद्र वाले को क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त होता है। महाधिवक्ता, जो 165 के तहत राज्य के लिए नियुक्त होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 165। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 221, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? ठीक, पहली बात कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस अनुच्छेद में बात की गई है? देखिए अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बोला गया है। बोला गया है नहीं, बोला गया है। अनुच्छेद 64 ये बोला गया है कि ये क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या बोला गया इसमें? यहाँ देखिए, इसीलिए मैं चेक कर रहा था, ये 63 जो है इसके ऊपर आ रहा है। आ जाएगा, धीरे धीरे हम भी सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, हाँ 63, अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 64 में क्या बोला गया है? कि जो ये उपराष्ट्रपति हैं, ये पदेन सभापति होंगे किसके? राज्यसभा के। पदेन सभापति होंगे राज्यसभा के। ठीक है, अनुच्छेद 65 में बोला गया है, जब राष्ट्रपति का अवकाश होंगे या अपने पद पर नहीं उपस्थित होंगे, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ये अनुच्छेद 65 में बोला गया है। अनुच्छेद 66 जो अपना मेन है, वो बोलता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी निर्वाचक मंडल जो है, उसकी बात करता है अनुच्छेद 66। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब देखिए, जब अनुच्छेद 66 में बात हो रही है, तो यहाँ आंसर क्या पूछा है? कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होंगे? तो शामिल होने वाले कौन कौन है भाई साहब इसमें देखिए, संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दो महत्वपूर्ण शब्द है। निर्वाचित और मनोनीत महत्वपूर्ण शब्द। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, दोनों सदनों के जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है, राज्य विधानसभा और परिषद दोनों, जहां परिषद है वहां पर। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितने राज्यों में, कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसका आंसर आप वीडियो क्लास पे दीजिएगा, या वीडियो रोक करके अभी दे दीजिए। विधान परिषद है, ठीक है। और जिसको पता हो कितने हैं, तो उनको नाम भी लिख दीजिएगा स्टेट का। ठीक है, चलिए ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ध्यान रहेगा। चलिए, क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी को मनोनीत करते नहीं है। जब आप किसी को मनोनीत नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके चुनाव में भाग ले सकता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 लोगों को राज्यसभा में, ठीक है, तो वो लोग भाग नहीं लेते हैं उसमें। चलिए अगला देखिए, 222 नंबर। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? अभी देखा भाई साहब, मैं अभी इसका भी नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। क्या उत्तर? क्यों? पहले से पता है आपको, हम क्यों बताएं भाई साहब? क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। अब जब महान्यायवादी शब्द आ रहा है, तुरंत अनुच्छेद 76 राज्य के लिए महाधिवक्ता, किस अनुच्छेद के तहत? 165 के तहत। केंद्र के लिए महान्यायवादी हो गया क्षेत्र के तहत। ये राष्ट्रपति इनको चिपकाएंगे, राज्यपाल इनको चिपकाएंगे। ये इनके से सैलरी लेंगे, ये राज्यपाल से सैलरी लेंगे। समझ में आई बात? ठीक, मतलब डिसाइड करेंगे पारिश्रमिक कितना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अब यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात की गई है, क्या बोला गया है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलिए, चलिए देखिए,
क्वेश्चन छूट गया क्या कोई? नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। भारत के भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। कैसे? देखिए, अनुच्छेद 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। क्या बोला गया अनुच्छेद 74 में? कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, सलाह के लिए, सहायता के लिए एक मंत्रियों का परिषद होगा या समूह होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक? ये बोला गया है। अनुच्छेद 75 में बोला गया है कि उसको, मंत्रिपरिषद के प्रधान को, ठीक है, या नेता को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसके सलाह से या सहायता से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक? तो किसमें बात हो गई? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है और करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 52 में। इसका निर्वाचक मंडल किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 54 में इसका निर्वाचक मंडल की बात की गई है। ठीक है, चलिए ध्यान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में वीडियो रोक कर तुरंत आइए। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं, कुछ ठीक लग रहा है कंटेंट, कुछ मेहनत आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो वीडियो रोक करके तुरंत बताइए अभी। ठीक है, चलिए। 200, हाँ 24। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में किसको माना जाता है? भारत के प्रधानमंत्री को। भी मैंने देखा ना, भारत में दो प्रमुख हैं, एक नाम मात्र के और एक वास्तविक। ठीक है, तो वास्तविक कौन हो जाते हैं अपने? भारत के प्रधानमंत्री, सिंपल। और नाम मात्र के कौन है? राष्ट्रपति महोदय जी। चलिए अगला देखिए। अच्छा यहाँ पर राष्ट्रपति की बात आई, अभी मैंने बताया अनुच्छेद अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के तहत, उनका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। 74 में बात की गई है, ठीक है, मंत्री का प्रधान। और अनुच्छेद 63 बोला गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 54 में बोला गया है क्या? कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा? ठीक है। 56 और 61 बताइएगा। 56 और 61 की महाभियोग के बारे में किसने बोला गया? महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में किसने बोला गया है? ठीक है। और 66 में उपराष्ट्रपति का जो है, एक तरह से निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा उसकी बात की गई है। इतने अनुच्छेद तैयार होने चाहिए आपको। अगला देखिए 225। निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं? अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इन चीजों को समझ लीजिए ताकि इनसे प्रश्न आए तो आपके गलत ना हो। इससे समितियों से अगर सवाल आ गया तो इससे बाहर कहीं जाएगा नहीं आपका। ठीक है, देखिए पहली बात क्या है? प्राक्कलन समिति। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति के। ठीक है। जॉन मथाई जो थे उस वक्त कौन थे? वो जॉन मथाई उस वक्त वित्त मंत्री थे। ठीक है। 1950 में इन्होंने सिफारिश की थी किसकी? प्राक्कलन समिति की। प्राक्कलन समिति की 1950 में इन्होंने सिफारिश की थी, प्राक्कलन समिति। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का लोकसभा के सदस्य। ठीक है, लोकसभा के इसमें केवल सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसमें 25 थे, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं इसमें? 30। यहाँ दिख रहा है ना, हाँ। वर्तमान में इसके 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसको एक तरह से पोस्टमार्टम वाला भी होता है, क्योंकि जब खर्च हो जाता है, चलिए वो सब छोड़िए, आप याद रखिए प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं, 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। यहाँ पर देखिए एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं कितने? 22। लोक लेखा में कितने सदस्य हैं? 22। इसमें 15 जो होते हैं लोकसभा से होते हैं, लोकसभा से, और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं, राज्यसभा। ठीक है। और इसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है समिति का, वो लोकसभा से ही बनाया जाता है। इसके भी अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष ही उसका नियुक्ति करते हैं, चुनते हैं कौन अध्यक्ष बनेगा। ठीक है। लोक उपक्रम वाला भी, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, और उसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ध्यान रहेगा। चलिए, कार्यकाल सबका 1 वर्ष का। अगला देखिए 226। 70वें आम चुनाव में लोकसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 78। ये करंट है क्वेश्चन एक तरह से। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़िए। 78 है इसका आंसर इसका। 227। निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन हर एग्जाम में घूम फिर के मिल जाता है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में संसद में कुछ आ रहा है तो ये सवाल जरूर आता है। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? उत्तरदायी शासन। क्या हो जाएगा? संसदीय व्यवस्था का ये कंसेप्ट ही यही है, उसका मूल अवधारणा यही है, उत्तरदायी शासन होना, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। क्या मतलब हो जाएगा? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। क्या हो जाता है? संसदीय स्वरूप है ये किसी भी सरकार का। ठीक है, चलिए
कार्यपालिका का जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। अब संसद में से ही कार्यपालिका बनते हैं। यहाँ समझ लीजिए, संसद बना, लोकसभा चुन ली गई। अब इसमें कार्यपालिका विधायक कैसे हो गए? इसमें से जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद, सब तो मंत्री बनते नहीं है। मंत्रिपरिषद एक तरह से कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है, कार्यपालिका के रूप में। और जो अन्य सदस्य होते हैं, एक तरह से पूरा सदन जो है संसद, वो क्या होता है? विधायिका के रूप में कार्य करता है, विधायिका के रूप में। खाली मंत्रिपरिषद जो सदस्य लोग हैं, वो कार्यपालिका के रूप में, पूरा संसद जो है विधायिका के रूप में कार्य करता है। ठीक, ध्यान रहेगा कार्यपालिका और विधायिका क्या अंतर है और कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए चलिए, ठीक है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? सही पकड़े हैं भाई साहब, बिल्कुल सही पकड़े हैं। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार से, किससे? मौलिक अधिकार अमेरिका से। ठीक है, चलिए। सीपीएससी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं आपके? पूर्व सोवियत संघ से, यानी रूस से, पूर्व जो उसका नाम था यूएसएसआर। ठीक है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? सब याद होना चाहिए। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर जो निबंधन लगाए जाते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। सब याद होना चाहिए आपको। चलिए अगला देखिए, सब किया हुआ है हम लोगों ने ये। 228 नंबर, गणपूर्ति पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों की उपस्थित होना आवश्यक है? 55 डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि एक 1/10वां भाग होता है उसका, उपस्थित होने चाहिए। किस अनुच्छेद में बात की गई है, ये बताएंगे आप? किस अनुच्छेद में बात की गई है ये गणपूर्ति वाली बात? किस अनुच्छेद में की गई संविधान के? इसका आंसर आप बताएंगे, हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए। 229, किस संवैधानिक पदाधिकारी को सार्वजनिक विद यानी कोष का, यहाँ कोण लिख दिया गया, कोष का संरक्षक कहा जाता है? किसको बोला जाता है? कैग को। कैग को बोला जाता है। अब यहाँ कैग के बारे में समझ लीजिए आप। कैग के बारे में जितने फैक्ट हैं वो समझ लीजिए। किस अनुच्छेद से बात की गई है? यहाँ दिख रहा है ना, अनुच्छेद 148 में। ठीक, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो हो जाए पहले, 65 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है, चलिए। ये अ, किसी भी न्यायालय में जाकर के केस लड़ सकता है। मतलब ये केस बोल रहा हूँ, महान्यायवादी के बारे में बताइए। किसी भी न्यायालय में जाके केस लड़ सकता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति फिर संविधान के संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कैग किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तीस नंबर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जीवी मावलंकर। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? भारत की समेकित, देखिए यहाँ पर शब्दों का खेल है। एक जगह आता है संचित निधि, एक जगह आता है संचित निधि, और कभी शब्द लिख देता है समेकित कोष। समेकित कोष, ध्यान रहेगा। चलिए अब बताइएगा कि इनके लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, सीजेआई, अन्य न्यायाधीश, है ना, इन सब के वेतन भत्ते के बारे में किस अनुसूची में बात की गई? आप बताएंगे कि किस अनुसूची में इनके बारे में बात की गई है। ठीक है, हमने सारे इसलिए 12 तक अनुसूचियों को हमने पढ़ा है। आप बताइएगा, प्रयास करिए, आ जाएगा। थोड़ा सा याद, जो रेगुलर कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा जोर डालेंगे दिमाग पे, तुरंत याद आ जाएगा आप। चलिए, हमें कितनी दी हो गया ये? ठीक है, और यहाँ पर एक आकस्मिक नीति की बात की गई है। तो आकस्मिक नीति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 267 में। किसमें? अनुच्छेद 267 में बात की गई है। किसकी? आकस्मिक नीति, अनुच्छेद 267 में। ठीक है, आकस्मिक नीति का पावर खर्च करने का किसके पास होता है? कार्यपालिका के पास, राष्ट्रपति के, उसके पास जो है पावर होता है आकस्मिक नीति को खर्च करने के लिए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के तहत भारत की राज्य संसद में राज्यसभा, लोकसभा और क्या शामिल है? अरे भाई साहब, सबसे बेसिक सवाल, संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्य, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आप आंसर बताए हैं बिल्कुल सही बताए। ठीक है, क्या है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
233 नंबर। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। अभी तक 4 बार गठित हो चुका है। ठीक है, एक डिलिमिटेशन एक्ट जो है, जिसको परिसीमन आयोग बोलते हैं, 1952 में गठित हुआ था। फिर 62, 72, 2002, 62, 72 और 2002, 4 बार गठित हुआ है। 1962, 1972, 1952, 2002। ठीक, ध्यान रहेगा। चलिए, इसका कार्य क्या होता है? जो चुनाव क्षेत्र है, कंस्टिट्यूएंसी होती है ना, जो निर्वाचक क्षेत्र जो होता है, ये निर्वाचक क्षेत्र में इतने राज्य आते हैं, इतने मतलब इतने जिले आते हैं, उन सबका एक तरह से निर्धारण करता है। ठीक है, किस जनसंख्या पर कितने प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर के लिए और असम के लिए बात हो रही थी चर्चा में, फिर चर्चा में आई थी, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है परिसीमन आयोग से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, 234 नंबर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, 35 वर्ष। 30 वर्ष क्या है? 25 वर्ष क्या है? 18 वर्ष क्या है? 35 वर्ष क्या हो गया राष्ट्रपति के लिए? 30 वर्ष क्या हो गया राज्यसभा के सदस्य के लिए? लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष। लोकसभा, ये राज्यसभा, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। ठीक है, चलिए, ध्यान रहेगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अब देखिए, यहाँ पर 552 भी दिया हुआ है, 550 नहीं दिया है। 552 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा गया है, लेकिन ये गलत है उत्तर। क्या है? 550, 552 नहीं है। कितना है अब? 552, 550। क्यों? क्योंकि पहले 552 था, इसको 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 2 एंग्लो इंडियन की बात की गई थी, इनको समाप्त कर दिया गया पद। अब कितने बचे हैं? 550 पद बचे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस समय तक आप टिके हुए हैं वीडियो में। ठीक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना क्वेश्चन किया है, विश्वास रखिए इस मुद्दे से सवाल आएंगे कहीं, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और 10 जगह भटकिए मत, यहाँ देख लिया, अब यहाँ भी पढ़ना जाकर। अरे ये नहीं पढ़ा है, इससे पढ़ लेते हैं। ये भी नहीं पढ़ा है, इससे पढ़ लेते हैं। पूरा महीना निकल जाएगा, ऐसे ढूंढते रह जाएंगे। ठीक, एक जगह रुक करके चीजों को देखिए, नोट करिए। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा याद करिए। हम भी तो खड़े हैं ना यहाँ पर आपके सामने, जब हम याद कर लिए तो आप भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो विश्वास रखिए, निरंतरता बनाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कैसा लगा वीडियो? क्या सुधार किया जा सकता है इसमें? फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।